जब वो कहा जाएगा कि पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ही नहीं है, तो ऐसे ही नियम एबोलिश हो गए। एक ही तीर से चारों स्टेटों के नियम धराशायी। इसको तो क्या सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि सरकार जब परिभाषा दे रही है तो उसको संरक्षित भी करेगी? पिछले 5 साल में 30 पहाड़ियां गायब हो गई। तो अगर सरकारों को बचाना होता तो बचा लेती। बचाना तो क्यों नहीं बचाई भाई? खनन डेली हो रहे हैं। गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा में जो इमारतें जितनी लंबी लंबी बन रही हैं, जितनी वो लंबी होती हैं उतना ही गहराई हमारे यहाँ होता है। जब होमो सेपियंस नहीं थे, जब हम बात कर रहे हैं, जब मानव नहीं था, उस मानव के लाखों करोड़ों अरबों साल पहले ये पर्वत श्रृंखला थी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और हमारे साथ हमारे साथी हैं उपेंद्र। और इस वीडियो में, इस न्यूज़ रूम चर्चा में हम लोग बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वत को लेकर के। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके इर्द गिर्द जो पूरा विवाद चल रहा है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक नई परिभाषा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दी और उसके बाद जो पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं उनका जो तर्क है कि अरावली खत्म हो जाएगी, वहीं केंद्र सरकार का जो कहना है कि इस परिभाषा से अरावली और संरक्षित होगी, बचेगी। उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अरावली पर्वत बहुत पुराना है और अरावली पर खनन का मामला भी उतना ही पुराना है। आज देश की राजधानी में जो रायसीना हिल जिसको हम कहते हैं, जिस पे पूरा वो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला। तो उपेंद्र, मुझे ये बताइए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आखिर सरकार को इसकी परिभाषा देने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जहाँ तक मैंने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए और एक नई परिभाषा दीजिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, क्यों कमेटी बनी? देखिए, ये सवाल बहुत पहले पीछे जाएंगे तो जब देखते हैं कि सभ्यताएं जब बसती हैं तो उससे लगाव जुड़ाव होता है। इसी प्रकार पहले आप जान लीजिए कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये कब की है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इस पर विवाद इतना क्यों है। अभी आप जो सवाल किए, इसके बाद जैसे हम उस सवाल पे आएंगे। पहली ये कि पर्वत श्रृंखला ये गुजरात से आती है। गुजरात से होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, जहाँ दिल्ली आप बता रहे हैं रायसीना हिल्स पे वहाँ खत्म हो जाती है। ठीक ये है। अब ये इस पे विवाद इसलिए हुआ कि विवाद शुरू हुआ खनन को लेके। वहाँ के लोग खनन का विरोध करते हैं। विरोध इस आधार पे करते हैं कि उससे बहुत सारी हानियां होती हैं। पहली, एक तो डाइवर्सिटी हमारी खत्म होती है। दूसरी कि वहाँ खनन की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं, क्योंकि ट्रक आते जाते हैं, ट्रक आने जाते हैं, बच्चों को कुचलना, ये तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तीसरी समस्या ये है कि वहाँ की ज़मीनें भी बंजर होती जाती हैं। कैसे होता क्या है कि जब आप खनन करते हैं तो उसका जो कण होता है खेतों में उड़ के जाता है, ब्लास्ट होता है, तो जो बंजर, जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर होती जाती है। तो चौथी समस्या है कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सिलिकोसिस की बीमारी से मर रहे हैं। और सिलिकोसिस ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है। तो वहाँ के लोग खनन का विरोध करते हैं क्योंकि एक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। अब ये 100 मीटर वाली परिभाषा पे आते हैं कि 100 मीटर की परिभाषा देने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को। सरकार ये अपना तर्क रखेगी। सरकार क्या तर्क रख रही है, अभी हमने सुना, भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम ये जो 100 मीटर की परिभाषा है वो इसको और संरक्षित करेगी। जो आप हवा बना रहे हैं, ये यूट्यूबर्स हवा बना रहे हैं कि नहीं ये खराब हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि क्या एक पिता का पुत्र होना इस पैमाई से नापा जाएगा कि पिता के लंबाई के बराबर पुत्र है कि नहीं है? अगर लंबाई नहीं है तो उसका पुत्र ही नहीं है। संभव है? कभी संभव नहीं। तो आप परिभाषा किस प्रकार की दें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस पे आएंगे, वो जो सरकार की परिभाषा उस पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको मंजूरी दी उस पे आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो सीजेआई हैं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में अधिकारियों की देख रेख में पहाड़ों पर और जंगल पर कब्जा किया जा रहा है और इसलिए हम खुद से केस शुरू कर रहे हैं। तो कल का किया, कल बोला है। कल, आज मैंने पढ़ा। तो वही सुप्रीम कोर्ट सरकार के उस फैसले को, उस परिभाषा को मंजूरी क्यों दे देती है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सबसे पहले जहां से मैंने बात शुरू की, पहले मुझे जरा ये बताइए हमारे देखने वालों को कि अरबों साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है, कई मतलब सालों पुरानी खनन की परंपरा है। ऐसा नहीं है कि ये खनन आज शुरू हुआ या 2014 से पहले तुरंत शुरू हुआ था। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया और ये कमेटी बनी क्यों? अब ये कमेटी क्यों बनी और क्यों गया, इसके पीछे तर्क क्या है कि जो 4 स्टेटों में ये फैली है श्रृंखला, तो चारों स्टेटों का अलग अलग अपना रूल है। कोई स्टेट जंगल को संरक्षित को लेके बनाया हुआ है, ठीक है। कोई स्टेट खनन को लेके बनाया हुआ है,
कोई स्टेट डाइवर्सिटी को लेके बनाया हुआ है। तो अलग अलग कानून एक ही एरिया को संरक्षित करने के लिए, एक ही पर्वत श्रृंखला को बचाए रखने के लिए अलग अलग राज्यों ने, जहां से वो गुजरती है, अलग अलग कानून बनाया हुआ है। अलग अलग कानून बनाए हैं। ठीक है। तीनों चारों राज्यों ने अलग अलग उनके अपने कानून है। उसमें भी उन राज्यों में भी उसी श्रृंखला को बचाने के लिए भी अलग अलग कानून है। पर्यावरण मंत्रालय जो पर्यावरण देखता है वो अलग है, खनन जो डिपार्टमेंट देखता है उसका नियम अलग कहता है, उसके बाद डाइवर्सिटी मंत्रालय जो है वो देखता है उसका नियम अलग कहता है। केंद्र सरकार ने इसको क्या किया कि सबको डिमोलिश करके, डिमोलिश इन द सेंस मतलब कि सबको ओवर पावर करके उसने कहा कि अच्छा ये पर्वत श्रृंखला तभी मानी जाएगी जो 100 मीटर से नीचे होगी तो वो नहीं होगा, 100 मीटर से ऊपर होगी तो तुम्हारा कोई रूल, तीनों स्टेट का रूल काम नहीं करेगा, वो एबॉलिश हो जाएगा। ऐसे ही भाई वो नियम क्यों बने, क्यों बने? पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए। जब वो कहा जाएगा कि पर्वत श्रृंखला का हिस्सा ही नहीं है तो ऐसे ही नियम एबॉलिश हो गए। एक ही तीर से चारों स्टेटों के नियम धराशायी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी ने, जिसमें केंद्र सरकार के अंदर आने वाले अधिकारी और तमाम लोग हैं जो विशेषज्ञ भी कहे जाएंगे, उन्होंने एक परिभाषा बनाई कि भाई 100 मीटर से नीचे जो भी ऊंचाई वाला इलाका है वो अरावली नहीं मानी जाएगी, यही कहा ना, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब डर इसमें ये है, जो डर है जो कि जायज भी है कुछ मायनों में, कि जब ये परिभाषा दे दी जाएगी तो आगे चल के वो सारे इलाके जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, मतलब 99 मीटर है, उस पर खनन हो सकता है। 99.99 भी है। हाँ, तो उन पे खनन हो सकते हैं, ये एक डर है। लेकिन जो पर्यावरण मंत्री ने कहा, जो वो कह रहे हैं आकर के पब्लिक में कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा इलाका है, उसके कुछ पॉइंट बताए उन्होंने कि इतना प्रतिशत पे हम खनन करेंगे या उसकी अनुमति हमने दी है। तो क्या सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि सरकार जब परिभाषा दे रही है तो उसको संरक्षित भी करेगी? ये डर इतना ज्यादा क्यों है? डेफिनेटली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, मेरा फोन उधर से दे दीजिए, उसमें एक फैक्ट मैंने कहा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पिछले 5 साल में राजस्थान की 30 पहाड़ियां खत्म हो गई इलीगल रूप से। 5 साल में? पिछले 5 साल की। ये DW की रिपोर्ट भी बताती है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी बताती है कि पिछले 5 साल में 30 पहाड़ियां गायब हो गई। तो अगर सरकारों को बचाना होता तो बचा लेती। बचाना तो क्यों नहीं बचाई भाई? खनन डेली हो रहे हैं। और दूसरी बात, वहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे तो वहाँ के लोग कहेंगे, ये कहेंगे कि जो गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा में जो इमारतें जितनी लंबी लंबी बन रही हैं, जितनी वो लंबी होती हैं उतना ही गहराई हमारे यहाँ होता है। आप सोचिए इसके मायने कि जितनी आप ऊंची करते हो इमारतें उतनी ही गहरी है राजस्थान और इसकी तो वो सारा रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। आज से 4 साल पहले की एक स्टोरी बताते हैं। एक लड़की डेथ हो गई। क्या हुई? वो लड़की बकरी चराने गई थी। बकरी चराने के बाद उसकी बकरियां पहाड़ों पे चढ़ी, तो बकरियों को लाने के लिए खनन 100 फीट नीचे खनन, 100 फीट तक नीचे खनन गया, उसका पैर फिसला, 100 फीट नीचे जाके मर गई। तो ये कहाँ की घटना है? राजस्थान की घटना है, इसी सिरोही की घटना है, इसी राजस्थान की घटना है, आज से 5 साल पहले, जिसपे बहुत बड़ा बवाल मचा था। इस पे सारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर देखिए, DW की रिपोर्ट देखिए, BBC की रिपोर्ट देखिए, बताती है। तो आप ये कर रहे हो कि सब बच्चाओं को भी नष्ट कर रहे हो। दूसरी बात, जो इसके कारण, जो इसके कॉज होंगे, इसके कॉज बहुत डेंजर है। एक साधारण सा है, जैसे वो प्लास्टिक का बोतल है। प्लास्टिक का बोतल किस लिए बनाया गया कि पानी, एक सीमित समय के लिए, कि भाई इतने सीमित तक पानी, बाकी एक्सपायर हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि इसमें हम गर्म पानी देंगे, इससे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हम उतना ही गर्म करेंगे जितना प्लास्टिक बर्दाश्त कर सके। आप सोचिए कि वो प्लास्टिक है कब तक बर्दाश्त करेगा। आप कह रहे हैं कि संरक्षित करेंगे। अगर आपके संरक्षण की मंशा होती तो आप तो एक बार में 93% पहाड़ियों को ही खत्म कर दे रहे हैं। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सिर्फ 5 से 7% ही पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर के दायरे को हाँ, ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा इलाका है जो इस परिभाषा की वजह से खनन के दायरे में आ जाएगा। इसका मतलब कि आप उन सारी पहाड़ियों को नष्ट करने का एक सीधा प्रमाण दे दिए, जहां किसी भी स्टेट का कोई रूल अब लागू नहीं होगा, क्योंकि वो ओवर पावर हो गया। क्योंकि आपने कानून किस नाम पे बनाए? अरावली पर्वत के। अब वो आप कहेंगे कि वो तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर में नहीं आती, तो कानून ही वहाँ एबोलिश नहीं होंगे, वो तो ऐसे ही खत्म हो गए कानून। आपने एक नियम बनाया, उसमें एक और नियम है, दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये है कि उस पर चर्चा बहुत इसलिए नहीं है कि थोड़ा उसमें संभावनाएं हैं। उसमें दूसरा नियम ये है, क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से, कि 500 मीटर अगर दो पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर गैप होगा
तो वो भी श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। जैसे एक पहाड़ी एक है, समझा नहीं। नहीं समझ। अब जैसे ये एक पहाड़ी ठीक है, ये ठीक एक है। पहाड़ी है, हाँ। और एक पहाड़ी ये है, ठीक है। अगर इन दोनों पहाड़ियों के बीच अगर 500 से ज्यादा मीटर का अंतर है, हाँ। करीब आधा किलोमीटर का अंतर है, हाँ। तो ये दोनों पहाड़ी उस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, अरावली का हिस्सा नहीं अरावली है। की हिस्सा नहीं है। ये दूसरा नियम कहता है इसी सरकार का। अब आपको एक चीज बहुत बड़ा फैक्ट बताते हैं। जब होमो सेपियंस नहीं थे, जब हम बात कर रहे हैं, जब मानव नहीं था, उस मानव के लाखों करोड़ों अरबों साल पहले ये पर्वत श्रृंखला हाँ भाई, थी। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्वत 1.5 से श्रृंखला- 2.5 अरब साल पहले का ये ही पर्वत मामला। श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन काल की है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है हम लोगों को कि प्री कैम्ब्रियन काल की है। भारत की जो मनुष्य होमोसेपियंस है वो मात्र 3 लाख साल पुराना क्रिटेशियस काल का मनुष्य है। आप सोचिए कि मनुष्य से कितने पहले की है। तो इसमें अपरदन हुए। अपरदन मतलब कि मान लो कि हवा बही, बरसात हुई, तो धीरे 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 हाँ, धीरे कम होता कटे। गया। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि जो अभी अपना सबसे दुनिया में और भारत में सबसे नया जो पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय पे आप देखेंगे तो हम लोग के माइंड में एक बना है कि पर्वत मतलब हिमालय। पत्थर पत्थर। लेकिन आप जाएंगे हिमालय में तो पत्थर नहीं है, मिट्टी है, पूरी मिट्टी है। क्योंकि अभी नई श्रृंखला है। पर्वत कैसे बनता है? प्लेटनाटिक सिद्धांत है। उसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें जब आती हैं, तो मान लीजिए एक प्लेट है, एक यहाँ से प्लेट है, एक ये प्लेट है, 2 प्लेटें ऐसे उठती हैं। मान लीजिए दोनों टकराई, तो एक टकराएगी तो ऐसे उठेगा, ये पहाड़ बना। वही प्लेटनाटिक सिद्धांत की तहत से 2 प्लेटों को टकराने से ये बना था 3 अरब साल पहले। ये पत्थर इसलिए हो गया क्योंकि इसके बैठने में बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा समय हो गया। इसीलिए सबसे आप देखिएगा कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिमालय से संगमरमर निकाला जा रहा है। नहीं। हिमालय से इस प्रकार के पत्थर निकाले जा रहे हैं, कभी नहीं, क्योंकि वो नया है, मिट्टी ही है, पूरा मिट्टी है। आप देख रहे हैं कि हमारे विकास ने हिमालय की क्या स्थिति कर दी है। ऐसे ही यहाँ के, तो यहाँ से आप देखिए कि मकराना का पत्थर कितना प्रसिद्ध है, ये संगमरमर कितना प्रसिद्ध है, ये ग्रेनाइट कितना प्रसिद्ध है, सीमेंट की सारी फैक्ट्रियाँ राजस्थान में है, सारे दोहन हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस अरावली को लेकर। और एक और सबसे बड़ी बात ये भी होती है, अभी मैं एक डॉक्टर से मिल करके आया हूँ जो जिनको देश में मतलब जो एयर क्वालिटी या एयर पॉल्यूशन की बात चली, उनका विशेषज्ञ माना जाता है डॉक्टर। हाँ, प्रदूषण का, एयर हवा प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का एक्सपर्ट माना जाता है। डॉक्टर अरविंद उनका नाम है। और उन्होंने कहा कि ये हेल्थ इमरजेंसी वाला मामला है, और सिर्फ दिल्ली नहीं, कई इलाके हैं। अब सवाल ये है, जो जिसकी वजह से सरकार जो कह रही है कि भाई आप गलत बयान न फैलाइए, डर है लोगों में। जैसे आपने कहा कि कई पहाड़ खत्म हो गए, सरकार बचा लेती, नहीं बचा पाए, अब नहीं बचा पाए। अवैध खनन भी हो रहा है, तो एक खनन तो हो रहा है जिसके लिए सरकार परमिशन दे रही है, और खनन ऐसे भी जो हो रहे हैं जो सरकार के नजर में नहीं है लेकिन हो रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि चूंकि दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के इलाकों में जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि हेल्थ इमरजेंसी है, ये जो अरावली पर्वत है उसको आम बोलचाल में या जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़े का काम करता है, ये है ना, फेफड़ा है ये उनका। तो उस फेफड़े का अगर छोटा सा हिस्सा भी अब काटने की बात कर रहे हैं, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल ही खनन बंद कर देना चाहिए अरावली में, लेकिन अगर छोटा सा हिस्सा भी काट रहे हैं और डर ये हो रहा है कि आपकी इस परिभाषा से और ज्यादा खनन होगा, तो इस पर बात तो होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आज से 2 साल 1.5 साल, एग्जैक्ट टाइम हमको याद नहीं है, उसका फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके दोनों साइड, यानी कि पश्चिम और पूरब साइड, दोनों साइड 5 किलोमीटर चौड़ी एक दीवार बनाई जाए। किसकी दीवार? पौधों की, उसके संरक्षण के लिए, उसके संरक्षण के लिए, ताकि डिजर्टेशन न हो, मतलब कि रेगिस्तान न फैले। अब इसकी समस्या क्या है? देखिए, यहाँ हमारे बहुत सारे दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवी वर्ग कह रहे थे कि अरावली की वजह से ही दिल्ली में, हाँ, ये भी हमने सुना है, बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहे थे कि यहाँ डेमोक्रेसी है इसलिए दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं हो पा रहा। अब सोचिए कितनी किस लेवल के शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करें, किस लेवल की बात हो रही है। आप सोचिए कि दिल्ली का जो आज प्रदूषण है, अगर ये अरावली नहीं होती तो ये प्रदूषण सीधे लाख गुना ज्यादा होता। आप सोचिए कि पूरी अरावली में, अरावली एक तरह से कॉरिडोर है, आपको पता है कॉरिडोर, जैसे हम लोग एक कॉरिडोर बनाते हैं ना, जैसे अपना चतुर्भुज कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर जानवरों के लिए कॉरिडोर है। कैसे? गुजरात से और दिल्ली तक जो ये पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला में हमारी कम से कम हजारों लाखों प्रजातियां हैं। अब सोचिए इससे क्या होगा, मान लीजिए आज अरावली खत्म हो जाए, सबसे पहली दिक्कत होगी इंसानों और जानवरों में
अटैक टकराव होगा, टकराव की उनका स्थिति। उनका जीवन खत्म होगा, कहाँ इंसानों जाएंगे? के लिए भी अच्छा, मुश्किल होगी। दूसरी बात, जब वहाँ से रेगिस्तानी हवाएं बहेंगी तो वो अपना फैलाव करेंगे। आप देखिए कि चाइना के बारे में हम कहते हैं कि चाइना रेगिस्तान को ख़त्म करने के लिए पौधीकरण कर रहा है, पौधे लगा रहा है ताकि रेगिस्तान को रोका जा सके, फैलने से रोका जा सके। फैलने। सहारा में भी यही काम हो रहा है। हम तो अरावली को वो फैलने काम का जो- हाँ, अरावली वो एक काम दीवार है। ऑटोमेटिक कर रही हाँ, थी, आप जो दीवार का। देखेंगे हाँ, कि ये एक दीवार है, इसके इस तरफ पीछे- रेगिस्तान है। इसके पीछे रेगिस्तान है। ये पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ सिर्फ रेगिस्तान को रोकने का काम नहीं कर रही थी। आप सोचिए इससे कितने फायदे थे। एक तो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका, दूसरी बात जो यहाँ से गर्म हवाएं लू होती है वो टकरा के वापस चली जाती हैं, इधर नहीं आती। जो सेफ कौन बचता है? दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग। तीसरी बात, अगर जो गर्म हवाएं आती है, जब गर्म हवाएं टकरा के पहाड़ों से टकराती हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही ऊपर बढ़ती है तो भारी होती है, जब भारी होती है तो बारिश होती है। सोचिए ये बारिश भी कर रही है। चौथी बात, ये वाटर रिजर्वायर का कितना बड़ा काम करती है अपने पास। क्योंकि आप शहरीकरण में देखेंगे कि शहरीकरण में सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है? ग्राउंड वाटर की। होता क्या है कि शहरीकरण में आप नीचे पत्थर लगा देते हैं, पानी एक नाले के तहत बह के समुद्र और नलियों में चला जाता है। लेकिन पहाड़ क्या करते हैं कि खुद को रिजर्वायर, खुद को सुरक्षित करते हैं, रिजर्व करके पानियों को रखते हैं ताकि आसपास के ग्राउंड लेवल बना रहे। तो ये एक अरावली आपको कितना दे रही थी? ऑक्सीजन दे रही थी, CO2 रोक रही थी, रेगिस्तान को रोक रही थी, बारिश करवा रही थी, ग्राउंड वाटर भी आपको बचा रही, पानी को संरक्षण करके रख रही थी कि जब भविष्य में जरूरत पड़ेगी और तो आप वहाँ से ले लो। इंसानों के अलावा जो दूसरे जीव जंतु है उनको घर दे रही है, तो वो फ्लैट तो ले नहीं सकते, नहीं ले सकते, उनके पास फ्लैट का सिस्टम नहीं है। तो ये स्थिति थी। तो आज आप देखेंगे कि एक सोशल मीडिया पे एक AI का एक वीडियो चल रहा कि लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, हवाएं तेज चल रही हैं। अच्छा, प्रदूषण में सिर्फ गाड़ियों के प्रदूषण से प्रदूषण नहीं होता है, ये सिर्फ गाड़ियों का प्रदूषण तो है ही है, इससे वो भी है। प्रदूषण है, हाँ। इससे तो है ही है। लेकिन इसका मेजर पार्ट जो धूल कण हवाएं होती ये तो हैं, है। ये सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट, क्योंकि वही इम्पैक्ट फेफड़े को करती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वही करती हैं। चाइना में भी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण था, उस प्रदूषण में 25 से 28% हिस्सा इन्हीं रेगिस्तानों के धूल कण के हिस्से थे वहाँ। तो आज उसने उसी पे कमान करके उसने अपने यहाँ प्रदूषण लेवल को 31 से 50 के अंदर में कर लिया है। अब यहाँ अगर ये चीज़ें हटेंगी तो आप जितने धूल कण होंगे सारे इधर, इससे नुकसान मानव के जीवन पे भी पड़ेगा। भाई खेती नष्ट होंगी, जो ज़मीनें हैं, जो उपजाऊ ज़मीनें हैं बंजर होंगी, रेगिस्तानीकरण होगा तो बंजर ही होंगी, पानी वाटर लेवल कम होगा, सूखा होगा, अनाज नहीं मिलेगा लोग। तो ये सिर्फ इंसानों पे इम्पेक्ट नहीं है, डाइवर्सिटी पे भी इम्पेक्ट है। जो हम कहते हैं कि मानव जीवन को अगर संरक्षित करना है तो हमने अपने आसपास जीव जंतुओं को भी संरक्षित करना होगा, तभी मानव जीवन आगे तक सर्वाइव कर पाएगा। तो ये अरावली की है। और सबसे ये बचकाना, जैसे आपका रहता है ना कि 100 मीटर, ये हमको तो कहीं से भी आप सोचिए कि जो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई होगी बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के, IAS, PCS और उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे, क्या उन्होंने ये नहीं समझा होगा कि आप सोचिए कि जिन पहाड़ों को आप काट रहे हैं, अगर उन बीच गैप होगा तो मान लो कि अगर जानवरों का घर है वो कहाँ जाएंगे? जो हवाएं वहाँ से चलेंगी तो कहाँ जाएंगी? सीधे आपके यहाँ आएंगी। तो आप तो उसका पूरा 90% भाग ही काट रहे हो, उसको खत्म करने की ही बात कर रहे हो। चलिए, ये आपकी दलील है, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस पूरे मामले पे सरकार की तरफ से जो सफाई दी गई है वो भी हमने आपको बताया, हमने इस पे विस्तृत चर्चा की है, उपेंद्र ने एक अलग से पैकेज भी किया है, वो भी आप देखिएगा। और चूंकि वायु प्रदूषण का भी जिक्र हुआ तो आपको बता दें कि हमारा अगला पॉडकास्ट जो है वो इसी मसले पे है, और वो तो ज़रूर ही देखिएगा। तो ये अरावली वाले पूरे विवाद पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारा मकसद, लोकमत हिंदी का मकसद ये है कि चूंकि ये चर्चा में है, चूंकि इसकी बहुत बात हो रही है, और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर सरकार का पक्ष भी आना चाहिए, और जो लोगों का डर है, जो आम लोगों का डर है, वो भी सामने आना चाहिए। क्योंकि जैसे उपेंद्र ने बताया, कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है उत्तराखंड के मामले में, तो क्या ये बात अरावली के मामले में सही साबित नहीं हो सकती? क्या आप ये सरकार ये दावे से कह सकती है कि पूरे अरावली रेंज में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये बात कह सकती है? क्या ये गारंटी ले सकती है कि नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा? तो ये तमाम डर हैं, और स्थिति जो है वाकई जो पूरा गंगा का इलाका है उसमें प्रदूषण की स्थिति वैसे ही बहुत खतरनाक है। तो ऐसे में जब पेड़, जंगल और पहाड़ को काटने की बात होती है तो एक वर्ग ऐसा है जिसको लगता है कि उसका हिस्सा आप काट रहे हैं, उसके शरीर का हिस्सा काट रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप अपनी राय बताइए और लोकमत हिंदी के साथ ही बने रहिए बाकी दूसरी खबरों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया।